स्वाधीनता संग्राम से लेकर आज के शक्तिशाली व आजाद भारत की प्रगति और विकास का गवाह है ये लाल किला। हर बरस 15 अगस्त को भारत की राजधानी दिल्ली में इसी लाल किले पर स्वाधीनता दिवस का प्रमुख समारोह आयोजित किया जाता है। सन 1947 से एक परंपरा ही चली आ रही है कि 15 अगस्त के दिन विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री यहां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। सन 2002 का 15 अगस्त भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए ऐतिहासिक लाल किले पर पधारे। परेड कमांडर ने श्री वाजपेयी से परेड के निरीक्षण का अनुरोध किया। विशेष रूप से तैयार की गई एक जीप में सवार होकर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सैनिक टुकड़ियों का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस तथा भारत की थल सेना, जल सेना और वायुसेना के प्रमुख देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मंच की ओर चले। लाल किले की प्राचीर से पूरा दृश्य देखने के काबिल था। शानदार वर्दियों और अलग अलग टोपियों वाले चुस्त सशस्त्र सैनिकों के दस्ते, केसरिया, सफेद तथा हरे कपड़ों में सजे हमारे कल के नागरिक, स्कूली बच्चे और एनसीसी के कैडेट जो पूरे कार्यक्रम में 4 चांद लगा रहे थे। और फिर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों भारतीय तिरंगा झंडा शान से लहरा उठा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, नेतागण, पूर्व प्रधानमंत्री, विशिष्ट अतिथि, सैनिक अधिकारी, विभिन्न देशों के राजदूत तथा अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने बड़ी प्रसन्नता और गर्व के साथ अपने खास अंदाज में पहले सबको इस अवसर पर बधाई दी और फिर अपने उद्गार व्यक्त किए। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता दिवस पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और प्यारे बच्चों, तुम तो देश का भविष्य हो। तुम्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। हाल ही के कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। खासकर महिलाओं को, जिन्होंने दिखा दिया है कि वे पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हैं। मुझे उम्मीद है ओलंपिक खेलों में भी भारत के खिलाड़ी इसी तरह सफलता प्राप्त करेंगे। हमारा नमन है अपनी सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के उन जवानों को जिन्होंने आतंकवाद को परास्त करने में अपना जीवन दांव पर लगा दिया। नमन उन शहीदों को भी जिन्होंने 13 दिसंबर को संसद पर हुए आतंकवादी हमले को विफल कर दिया। आतंकवाद एक नासूर बन चुका है, वह मानवता का दुश्मन है। हमारा पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आतंकवाद का विरोध करने का दावा करता है, लेकिन इस क्षेत्र में उसके दोहरे मापदंड हैं। युद्ध में सफलता नहीं मिली तो सीमा पार आतंकवाद के सहारे कश्मीर को लेना चाहता है। हम एक बार फिर कह देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और रहेगा। अमरनाथ यात्रियों की निर्मम हत्या, कालूचक और कासिम नगर में निरीह औरतों और बच्चों के कत्लेआम को दुनिया किसी आजादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं मानती। हमारे लिए कश्मीर एक जमीन का टुकड़ा नहीं है,
वो सर्वधर्म समभाव सेक्युलरिज्म की कसौटी है। सेक्युलर राष्ट्र की कसौटी पर हम सदैव खरे उतरे हैं। जम्मू कश्मीर इसका जीता जागता उदाहरण है और यही कश्मीरियत है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को हम परास्त करेंगे, ये हमारा संकल्प है। पाकिस्तान के साथ हम अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं। लाहौर यात्रा और आगरा वार्ता इसके सबूत हैं। भारत सभी सवालों को शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के द्वारा हल करना चाहता है। हम इस दिशा में कुछ और भी कदम उठाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ आज भी जारी है। राज्य में होने वाले चुनावों को धोखा कहने वाले हमें लोकतंत्र का पाठ न पढ़ाएं। जरा अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखें। जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनाव का बहिष्कार करने के लिए खुलेआम भड़काने की कोशिशों से भला किसी अर्थपूर्ण बातचीत का वातावरण कैसे बन सकता है? इससे तो समस्याएं सुलझने की बजाय और उलझेंगी। बहनों और भाइयों, जब मैं दक्षिण एशिया की तुलना विश्व के अन्य भागों से करता हूं तो बहुत दुख होता है। दूसरे महायुद्ध में बर्बाद हुआ जापान आज विश्व के अग्रिम देशों की पंक्ति में खड़ा हो गया है और समूचा यूरोप अपनी सारी पुरानी रंजिशों को भुलाकर एक हो चुका है। तो हम क्यों नहीं अपने विवादों को समाप्त बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं? भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में भी अमन की चाह बढ़ रही है। तेजी से आके आर्थिक विकास की मांग जोर पकड़ रही है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हथियारों से जिंदगी छीनी तो जा सकती है, मगर बेहतर नहीं बनाई जा सकती। नागालैंड में भी स्थायी शांति के हमारे प्रयास सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में भी हिंसा का रास्ता अपनाने वालों को हम शांति वार्ता का निमंत्रण देते हैं। भाइयों और बहनों, बाहरी संकट के साथ साथ हमें प्रकृति से भी जूझना पड़ रहा है। देश का बड़ा भूभाग आज भयावह सूखे की चपेट में है। कहीं कहीं बाढ़ ने अपना प्रकोप दिखाया है। खड़ी फसल सूख रही है। बोए बीज बर्बाद हो गए हैं। किसान चिंतित हैं। हम उनकी चिंता में शामिल हैं। सरकार ने सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं। काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रण में हैं, परंतु ये तो है केवल तात्कालिक कदम। इसके अलावा सूखा और बाढ़ के अभिशाप से बचने के लिए मेरी सरकार एक दीर्घकालीन प्रभावी रणनीति भी बना रही है। हम बूंद बूंद जल को बचाने का प्रयास करेंगे। जल्दी ही एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना। हम तत्काल 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का श्री गणेश करने वाले हैं। पहला, अभावग्रस्त इलाकों में 1 लाख हैंडपंप लगाए जाएंगे। दूसरा, 1 लाख ग्रामीण प्राइमरी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। और तीसरा, 1 लाख पारंपरिक पेयजल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। राष्ट्रीय गौरव की भावना हमें बेहतर उपलब्धियों के लिए प्रेरित करती है। हमें गर्व होना चाहिए अपने किसानों पर। कुछ साल पहले तक हमें अनाज विदेशों से मंगाना पड़ता था। पिछले वर्ष हमने 6400 करोड़ रुपए का अनाज विदेशों को भेजा है। हमें गर्व होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर, जिन्होंने केवल भारतीय नहीं बल्कि दूसरे देशों के उपग्रहों का भी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। हमें गर्व होना चाहिए कंप्यूटर उद्योग में लगे उद्यमियों पर। क्या कोई कल्पना भी कर सकता था कि एक दिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात से भारत की 40,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी? लेकिन ये हुआ है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर
राजनीतिक दलों में आम राय है तो क्यों न हम आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कुछ ज्वलंत प्रश्नों पर भी आम सहमति बनाएं। बिजली की कमी अनेक प्रदेशों में संकट बन चुकी है। मेरी सभी राजनीतिक दलों से अपील है कि बिजली के क्षेत्र में सुधारों के न्यूनतम एजेंडे पर आम राय कायम करें। लेकिन सिर्फ राजनीतिक दलों की मानसिकता में परिवर्तन ही काफी नहीं है, लोगों के सोच में भी बदलाव जरूरी है। विचार कीजिए, थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, देश में बिजली की कितनी चोरी हो रही है। उससे हर साल 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मेरा सपना है प्रत्येक परिवार का एक अपना घर हो। पिछले 4 सालों के दौरान लगभग 60 लाख नए मकान बनाने का प्रबंध किया गया है। इनमें से 35 लाख केवल ग्रामीण इलाकों में हैं और 80% गरीब परिवारों के लिए हैं। मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जिसमें सरकार और समाज दोनों संवेदनशील हों। हमारी नीतियां और कार्यक्रम इस लक्ष्य को पाने के लिए बनाए गए हैं। भाइयों और बहनों, समय की मांग है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का विकास तेजी से हो। इसे पूरा करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। देश में विश्व स्तर की सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना तेजी से प्रगति कर रही है। इस पर 55,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए ग्रांड ट्रंक रोड के बाद भारत में इतनी बृहद और महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना पहली बार कार्यान्वित की जा रही है। इसी तरह लगभग 60,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके अंतर्गत पहले 5 सालों में सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। इन दोनों सड़क योजनाओं से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, हमारा लक्ष्य है भारत को पूरी तरह गरीबी और बेरोजगारी के अभिशाप से मुक्त करना, उसे सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। आइए हम विकास को एक सशक्त जन आंदोलन बनाएं। इस सबके लिए जरूरी है जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठना और हर उस चीज को छोड़ना जो हमें आपस में बांटती हो। गुजरात में हाल की भयानक सांप्रदायिक हिंसा का विस्फोट ऐसा ही है, एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण। एक सभ्य समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। गंभीर से गंभीर उत्तेजक परिस्थितियों में भी हमें शांति, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हर कीमत पर बनाए रखना होगा। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा। जो जितनी जगह पर है, ऊंची जगह पर है, उसे याद रखना चाहिए कि लोग उससे उतनी ही ऊंचे आचरण की उम्मीद रखते हैं। मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण अवधि आगामी 10 वर्षों के लिए और बढ़ाई है। उनके लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था को भी सुचारू एवं पुख्ता रूप दिया है। यह आरक्षण कोई दया नहीं है, सामाजिक बराबरी लाने का एक औजार है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी की यह 85वीं सालगिरह हमें एक और संकेत देती है कि हम सब मिलकर विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए जो तो जी तोड़ परिश्रम करें। हमारा लक्ष्य आकाश की अनंत ऊंचाई हो, पैर धरातल पर हो, दृढ़ विश्वास मन में हो, हाथ से हाथ मिले हो, एकजुट होकर चलने का संकल्प हो, तो निश्चित ही विजय हमारी होगी। आइए हम सब मिलकर अपने इस संकल्प को जय हिंद के जय घोष से बुलंद करें। मेरे साथ 3 बार बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम वो सुनहरे शब्द हैं जिन्हें कहते या सुनते ही हमारा सीना गर्व से फूल जाता है और दिल से आवाज आती है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो तिरंगा जो हमारी शान है, आन है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रमुख समारोह के साथ साथ
भारत की व्यापारिक राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख ने यहां मंत्रालय भवन के प्रांगण में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में भाग लिया और तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, पुलिस तथा विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी तथा कई अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। पश्चिमी प्रांत गुजरात में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा झंडा फहराया। बड़ी संख्या में लोग इस समारोह में शामिल हुए। दक्षिणी राज्य केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में वहां के मुख्यमंत्री श्री ए.के. एंथनी ने भारतीय तिरंगा फहराया। एक शानदार परेड ने मार्च पास्ट किया और प्रमुख अतिथि को सलामी दी। इस अवसर पर विभिन्न पुलिस अधिकारियों को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद शहर, मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एक शानदार परेड से सलामी ग्रहण की। पुलिस तथा सेना के अधिकारियों और जवानों के साथ कई स्कूली बच्चे भी इस परेड में शामिल थे। विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक रंग बिरंगी झांकियां भी निकाली गईं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, मुख्यमंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने एक प्रभावशाली और शानदार समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने एक शानदार परेड द्वारा प्रस्तुत सलामी गारद का निरीक्षण किया। बड़ी संख्या में लोग यहां उपस्थित थे। सभी ने इस आकर्षक परेड की सराहना की। भारत की आजादी की वर्षगांठ की धूम देश के हर कोने में थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री मायावती ने एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने अभूतपूर्व साहस के लिए वीर बालाओं का सम्मान भी किया। बिहार की राजधानी पटना में भी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने झंडा फहराया। इस मौके पर उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सदस्य, कार्यकर्ता, वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आम जनता, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उपस्थित थे। आकर्षक झांकियों ने सबका मन मोह लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजधानी चंडीगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बहुत बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे इस खास समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। सैनिक दस्तों, राज्य पुलिस और दूसरे सशस्त्र बलों के जवानों और स्कूली छात्र छात्राओं ने इस परेड को और भी आकर्षक बना दिया। जम्मू शहर में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री ने यहां राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। एक आकर्षक परेड भी आयोजित की गई। सरकारी अधिकारी, पुलिस और सेना के जवान तथा आम नागरिक यहां मौजूद थे। स्कूली बच्चों का उत्साह तो देखते ही बनता था। इन बच्चों ने न सिर्फ पुलिस और सेना के जवानों के साथ मार्च पास्ट में हिस्सा ही लिया, बल्कि लोकगीत, लोक नृत्य तथा अन्य रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। यही बच्चे कल के भारत के कर्णधार बनेंगे। सच तो यह है कि 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय त्योहार हर साल हमें ये याद दिलाते हैं कि आजादी पाने के लिए कई लोगों ने कठिन और लंबा संघर्ष किया था और अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। साथ ही हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा भारत कई धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों वाला विशाल अखंड राष्ट्र है। देश की आजादी और अखंडता की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है और इस कर्तव्य के पालन में हर हिंदुस्तानी पूर्णतः सक्षम है।